नमस्कार। चलिए आज जीव विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अध्याय को समझते हैं, जैव प्रक्रम। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये वही प्रक्रियाएं हैं जिन पर एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक हर जिंदा चीज की जिंदगी टिकी हुई है। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, असल में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी, सांस लेना, क्या बस इतना ही काफी है? इन सभी सवालों का जवाब हमें इन्हीं जैव प्रक्रमों में मिलता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 जरूरी चीजों को समझेंगे। जैव प्रक्रम आखिर हैं क्या, फिर पोषण यानी ऊर्जा कैसे मिलती है, श्वसन यानी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे होता है, वहन मतलब शरीर में चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, और आखिर में उत्सर्जन यानी शरीर की सफाई। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये जैव प्रक्रम होते क्या हैं? इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये जीवन के लिए जरूरी नॉन स्टॉप चलने वाले मेंटेनेंस के काम हैं। तो इसकी एक सीधी सी परिभाषा है कि वो सारी प्रक्रियाएं जो मिलकर किसी भी जीव के शरीर को बनाए रखने का, उसका रखरखाव करने का काम करती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब ये वो सारे काम हैं जो हमारे शरीर को हर पल, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों, चालू रखते हैं। अब आते हैं हमारे पहले बड़े टॉपिक पर, पोषण। देखिए, जैसे कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती या कोई मशीन बिना बिजली के नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही किसी भी जिंदा चीज को काम करने के लिए ईंधन यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं ये ऊर्जा आती कहां से है। अब देखिए, भोजन पाने के मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं। एक तरफ हैं स्वपोषी, जैसे हरे पौधे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते, और दूसरी तरफ हैं विषमपोषी, जैसे हम इंसान या जानवर जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और स्वपोषी पोषण का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये सचमुच एक जादुई प्रक्रिया है जो सूरज की रोशनी, पानी और हवा से भोजन बना देती है। इसी प्रक्रिया की वजह से हमारी पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन संभव है। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर होता सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में है। सबसे पहले, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। फिर वो ऊर्जा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट यानी पौधों का खाना बना लिया जाता है। लेकिन पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर कैसे छोड़ते हैं? इसका जवाब है रंध्र या स्टोमेटा। ये पत्तियों पर मौजूद बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो गार्ड सेल्स से खुलते और बंद होते हैं। ये एक तरह से पौधे की नाक की तरह काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पोषण सिर्फ बड़े कॉम्प्लेक्स जीवों में ही होता है। एक छोटा सा एक कोशिका वाला अमीबा देखिए, ये भी भोजन को पकड़ने, उसे पचाने और फिर बचे हुए कचरे को बाहर निकालने की एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करता है। हम इंसानों में तो ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे खाने का सफर मुंह से शुरू होता है, जहां लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को पचाना शुरू कर देते हैं। फिर खाना पेट में पहुंचता है, जहां एसिड और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं, और आखिर में छोटी आंत में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन होता है। अच्छा, तो फ्यूल तो मिल गया। अब अगला कदम क्या है? उस फ्यूल को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना। इसी प्रक्रिया को श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। यह हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर मौजूद पावर प्लांट की तरह है। और सांस लेने की ये जो प्रक्रिया है, ये भी 2 तरह की होती है। एक है वायवीय, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और ढेर सारी ऊर्जा बनाती है, और दूसरी है अवायवीय, जो बिना ऑक्सीजन के होती है और बहुत कम ऊर्जा बना पाती है। तो मतलब हमारे खाने से जो ग्लूकोज मिलता है उसका क्या बनेगा? ये इस बात पे निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं और हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। यीस्ट में बिना ऑक्सीजन के ये इथेनॉल बन जाता है, और जब ऑक्सीजन भरपूर होती है तो ये पूरी तरह टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। हम इंसानों में वायवीय श्वसन के लिए ये जरूरी ऑक्सीजन आती है हमारे श्वसन तंत्र से। ये एक कमाल का सिस्टम है जो हवा को नाक से होते हुए फेफड़ों की सबसे छोटी थैलियों यानी वायु कोष्ठिकाओं तक ले जाता है। यहीं पर गैसों का असली लेन देन होता है। और यहाँ एक कमाल की बात है, अगर हम अपने फेफड़ों के इन सारी छोटी छोटी थैलियों को फैला देना तो ये करीब 80 वर्ग मीटर की जगह घेर लेंगी। ये लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एरिया है। इतना बड़ा सरफेस एरिया ये सुनिश्चित करता है कि हम हर सांस से ज्यादा ऑक्सीजन सोख सकें।
ठीक है, तो खाना भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई, लेकिन इन्हें शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर काम आता है हमारे शरीर का डिलीवरी नेटवर्क, यानी परिवहन प्रणाली। हम इंसानों में ये काम करता है हमारा खून। खून में जो प्लाज्मा है वो एक हाईवे की तरह है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाने वाले डिलीवरी ट्रक हैं, और प्लेटलेट्स हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है, जो चोट लगने पर खून का थक्का बनाकर उसे बहने से रोकती हैं। और इस पूरे डिलीवरी नेटवर्क का सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है हमारा दिल। ये एक बहुत ही मजबूत 4 चेंबर वाला पंप है। इसका डिजाइन इतना शानदार है कि ये ऑक्सीजन वाले साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाले गंदे खून को हमेशा अलग-अलग रखता है। इसी कमाल के डिजाइन को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। इसका मतलब है कि खून का एक पूरा चक्कर लगाने में वो दिल से 2 बार गुजरता है, और ये हम जैसे गर्म खून वाले जानवरों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए लगातार और अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है। अच्छा, सिर्फ जानवरों में ही नहीं, पौधों के पास भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उनके पास जाइलम नाम की पाइपलाइन होती है, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाती है, और फ्लोएम नाम का दूसरा सिस्टम पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और अब आते हैं हमारी कहानी के आखिरी पर बहुत ही जरूरी हिस्से पर, उत्सर्जन। देखिए, जब भी कोई फैक्ट्री चलती है तो कचरा तो बनता ही है। हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री की तरह है। इन जहरीले और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे अंदर ये सफाई का काम मुख्य रूप से हमारी किडनियां करती हैं। और ये सोचना भी हैरान कर देता है कि हर किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये दिन रात हमारे खून को छानती हैं, काम की चीज़ों को वापस सोख लेती हैं और कचरे को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर जीवन की इमारत खड़ी है। ये कोई अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं जो एक साथ एक लय में काम करती हैं। अगर एक भी रुक जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है, और जब ये सभी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं तो जीवन का संगीत भी हमेशा के लिए थम जाता है।